हेलो एवरीवन। तो फाइनली तुम लोगों का बायो का पेपर तो हो गया ना। एंड अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो ये वाला पेपर देख लो। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस है कि भैया जो सेट दिए थे, है ना। देखो, मैं अभी ये बता देता हूँ क्या रेशियो रहा। 60-40 का रेशियो रहा, है ना। जो पेपर दिया था मतलब 60% बच्चों का वही फंसा, 40% बच्चों का वो नहीं फंसा। लेकिन सच सच बताना, जो 40 में से 20% बच्चे हैं उनके ऑब्जेक्टिव फंसे थे। ठीक है, फंसे थे कि नहीं फंसे थे, सच्ची बताना। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्वेश्चंस देख लो जो कि तुम्हारे रियल पेपर में सेट ए और बी के, अब इस बार यही करेंगे, सेट ए और बी के दोनों के क्वेश्चंस मिला दिए हैं। ठीक है, पहला तो है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, है ना। तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चंस देख लो और कॉपी में नोट डाउन कर लेना, है ना। स्थिर अनुपात का नियम, तो यौगिकों के अणुओं के भार अनुसार तत्वों का अनुपात निश्चित पाया जाता है या यौगिकों से प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट है, हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है या यौगिक नहीं। तो ये अभी 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, सेट ए और बी का थर्ड पेपर में है ये, है ना। उसके भी काफ़ी ज़्यादा सेट्स रहते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि सेट जो सेट ए है और बी है ये सिर्फ एक ही एक होते हैं क्या? नहीं, इसके भी सेट ए के 4 पेपर होते हैं और सेट बी में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, और उनमें से मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है कि इनमें से कौन सा आएगा कि तुम लोगों को कम से कम वीडियो दे सकूं जिसमें तुम्हारा पेपर फंस जाए। चलो मैं तुम बात कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लगता है कि जो मैं जागता हूँ, ठीक है, मैं सो नहीं रहा हूँ। तुम लोगों को ही पता होगा कि भैया की वीडियो 3 बजे आती है, रात को 2 बजे आती है, दिन में आती है, तो रेस्ट कभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, वीडियो बनाना है और वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती। वीडियो बनाओ, फिर उसमें बहुत सारे चीज़ों को करना पड़ता है ना। यूट्यूब पर अपलोड ऐसी नहीं हो जाती कि बोली और डाल अपलोड हो गई, है ना। बहुत सारी हजार तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों के मैसेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं जिनको देखना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, साथ में मतलब कई चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप्स। अब एक चीज़ बताना, जो पेपर दिया था क्या सच बताना, जिनके यहाँ आया है वो प्लीज़ कमेंट करना आया है कि नहीं आया है। और तुम लोग ये बताओ, जब भैया ने 3 पेपर सही दिए तो क्या वो तुम लोगों का गलत चाहते कि यार तुम लोगों को एक पेपर वो सही ना मिले? मेरी गलती है कि यार वो एंड टाइम पर जो तुम्हारा जो 4 सेट आते हैं उनमें से जो एक सेट तुम्हारा सेट बी था वो बदल गया। इसमें मेरी गलती है। जो तुम ही लोग हो यार, जो लोग तारीफ़ किया करते थे कि भैया अप्रिसिएट करते थे कि भैया आपने इंग्लिश का जो दिया, भैया हिंदी का जो दिया, फिजिक्स का दिया, वो पूरा आया पेपर में, हमने फोड़ दिया है ना। और एक पेपर अगर थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गए, ऑब्जेक्टिव भी सही थे, है ना। मतलब तुम लोग यार, तुम्हें पता है कितना बुरा लगता है कि जब रात रात भर किसी जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, अपना ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना खाना देख रहे हैं, ना सोना देख रहे हैं, एंड उनसे तुम्हें ये चीज़ें मिले कि यार, ठीक है ना। मतलब अब जो कहना है तुम लोग कह सकते हो, तुम्हें अभी भी गालियां देना है अभी भी दो, ठीक है। भैया सुन लेंगे, तुम है ना, तुम लोग छोटे भाई बहन हो, मैं सुन लूँगा, जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो, है ना। अगर देखो, दूसरी चीज़ ये आती है कि एक पेपर जो होता है वो हेल्प के लिए होता है। मुझे दो, अगर मैं तुम्हें साल भर पढ़ाऊँ, मैं तुम्हें साल भर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ, अगर फिर उसमें से ना फंसे, फिर तुम जो मुझे बोलना है तुम वो बोलना। एक दिन के मैं जो तुम्हें क्वेश्चंस देता हूँ उसमें तुम ये चीज़ रिलेट करते हो कि भैया अब 70 में 70 फोड़ूं, है ना। यार, मैंने तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि मुझे पता है कि सेट ए और सेट बी में 4-4 सेट यानी कि 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में से अगर मैं तुम्हें सब पेपर दे दूँ ना तो 100% गारंटी फंसेगा। फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, 2 ही पेपर में तो कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया कौन सा करें, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हमारे यहाँ कभी सेट ए आ जाता है, कभी सेट बी आ जाता है। मुझे पता है, मेरे अभी चैनल पर पता कितने व्यू आ रहे हैं, 11 लाख बच्चे देख रहे हैं। अभी मैं तुम्हें 11.1 मिलियन व्यूज़ आया है, ठीक है। 11 लाख बच्चे टोटल अभी जितनी वीडियोस डाले हैं उतने देखे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 10-5 बच्चे देख रहे हैं उन्हें कुछ भी डाल कर दे दो, ठीक है ना। और तुम लोगों को ही पता है कि अपन लोग क्या चीज़ डाल रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ होता है, रिस्क वगैरह, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस देख लो, बाकी हम बात नहीं करेंगे। एंड गाइज रियली सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें तो
मतलब तुम्हारा पेपर ख़राब गया है, ठीक है, जितना भी है। हाँ ठीक है, जो तुम्हें लिखना है बोल लेना, जो तुम्हें बोलना है वो बोल लेना, जो भी तुम्हें करना है, ठीक है। कमेंट्स में जो जो तुम्हें लिखना है करूँगा। देखो मैं ना कमेंट डिलीट करता हूँ ना कुछ करता हूँ, तुम जो लिखना चाहो लिख लो, लिख लेना, ठीक है। लेकिन खुद बताना जिनके यहाँ रियल पेपर आया था 60% बच्चों के पास, उन्होंने अभी भी मैसेज किया है, इंस्टाग्राम पर मैसेज डाले हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज डाले हैं, कमेंट्स डाले हैं, तुम लोगों को ही पता होगा, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं। मुझे पता है कि 4 से 5 जिलों में वो पेपर नहीं फंसे, उनके यहाँ अलग पेपर आ गए थे, आई नो, बट ठीक है ना। अब चलो तुम लोग ये क्वेश्चन देख लो, ये सेट ए और बी के जो 8 सेट है ना, उसमें से अभी तुम्हारे कंफर्म नहीं हो पाए, लेकिन ये इनके क्वेश्चंस उठा लिए थे, है ना। चलो तो इनको देख लो तुम लोग, अब बाकी बातों में नहीं पढ़ो, एक दिन है, जो हो गया, नेक्स्ट पेपर पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। चलो, एवोगैड्रो नियम क्या है? तो समान ताप व समान दाब पर सभी गैसों की आयतन समान होने पर उसमें गैस के अणुओं की संख्या होती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? तो रासायनिक क्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त जो क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान और कुल रासायनिक क्रिया फलस्वरूप बने उत्पादों में कुल द्रव्यमान बराबर होता है। इसका तुम लोग ये उदाहरण जरूर लिखा करो, क्योंकि उदाहरण से तुम्हारा नंबर कंफर्म हो जाता है। जैसे मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम्हारा कंफर्म नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वांटम संख्या है, अब तुम लोग जो ये क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग देख के ही समझ पा रहे होगे कि भैया जो क्वेश्चन आप दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो वो तुम लोग क्वेश्चन देखकर खुद ही समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे खुद 4 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना तो विश्वास कर लो अब इसमें, है ना। क्वांटम संख्या क्या होती है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान कराने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। परमाणु में जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान, परमाणु जो मान लो ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इसकी संपूर्ण स्थिति का जो ज्ञान है, ठीक है, इसकी संपूर्ण स्थिति का ज्ञान कराने वाले संख्या को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की होती है। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, द्विसंगी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट आ जाता है कक्ष और कक्षक। ये तुम लोगों का जिनका सेट बी आता है उनके में ये क्वेश्चन पेपर, ये मतलब पेपर आएगा, है ना। 2 सेट में ये पेपर है, सेट बी के 2 सेट में पेपर है, अभी भी सुन लो, 2 में नहीं है, ठीक है, उसमें अलग है। चलो नेक्स्ट कक्ष और कक्षक की बात कर लेते हैं। तो और अब टेंशन नहीं लो, अगर अब हो सकेगा तो मैं सभी सेट डालूंगा। इस बार जो गलती हो गई है वो अगली बार नहीं होगी, है ना। तो डोंट वरी, भैया साथ हैं, ठीक है। चलो, कक्ष और कक्षक, नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ है जिसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और अंतरकाश नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाली संभावना अधिकतम होती है। सभी कोष वृत्ताकार होते हैं और इसमें विभिन्न कक्षों की आकृति अलग अलग होती है। यह इलेक्ट्रॉन द्विविमीय गति को दर्शाता है, यह इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन जो लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में अंतर लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, इसमें अपन को ये उदाहरण बताना है, ठीक है। चलो, ये 3 नंबर का आएगा। ये है बच्चों सेट में, सेट ए के 3 पेपरों में है। अभी भी तुम्हें बताता हूँ, एक पेपर में ये क्वेश्चन नहीं है, बाकी 3 पेपर में ये क्वेश्चन है। तो 90% चांस है ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन और ऋण विद्युत में अंतर लिखना है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण विद्युतता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में हमें अंतर लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ सेट ए के पहले पेपर में है, सिर्फ एक क्वेश्चन ही आया है, ठीक है, बाकी में नहीं है। तो इसमें तुम्हारी 30% चांसेस है कि तुम्हें जो पेपर मिले उसमें ये क्वेश्चन आ जाए, ऋण विद्युतता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। चलो, इसके बाद है आबंधित कक्षक और प्रतिबंधित कक्षक। अब जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, मैं लगातार तुम्हें 3 नंबर के बता रहा हूँ, कौन से? ये डिफरेंस वाले, ठीक है, जिसमें अपन को एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ऐसे लिखने पड़ता है, क्योंकि ये सबसे आसान होते हैं, सबसे जल्दी हो जाते हैं, और ये हर पेपर में तुम्हारे पूछे जा रहे हैं, इसलिए सभी 3 नंबर के ए और बी सेट में सब क्वेश्चन उठा लिए हैं। तुम लोग बोलोगे भैया इतने जल्दी पेपर आ गया, तो पेपर तो आ जाता है बच्चा, लेकिन क्या होता है कि उसको कंफर्म करने में टाइम लग जाता है ना। चलो, पहला है आवंटित एवं प्रतिबंधित आवंट कक्षक में 2 अंतर लिखिए। तो आबंधित कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक में अपन लोग ये अंतर लिखेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद ये कक्षक अणु के स्थायी बनते हैं, ये कक्षक अणु के अस्थायी होते हैं। इसकी ऊर्जा का मान परमाणु के कक्षकों की कुल ऊर्जाओं के योग से कम होता है।
इसकी ऊर्जा का मान परमाणु कक्षों की कुल ऊर्जा के योग से अधिक होता है। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हो? सेट ए के बच्चे तो बिल्कुल इसको कंफर्म कर ही लो, ठीक है। किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी बंध द्वारा जड़े हाइड्रोजन परमाणु और उसी यौगिकों के अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के बीच कार्य कर रहे हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और एक बात और है कि जैसे मान लो जो हमने पेपर दिया था उसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, घंटों लगा रहे हैं सॉल्यूशन ढूंढने में, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इनके सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो क्या मेरा मोटिव यही है कि तुम लोगों का रिजल्ट ख़राब करूँ? मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है यार आपसे कि नहीं मैं उस बच्चे को पर्टिकुलर जानता हूँ, मुझे इसका रिजल्ट ख़राब करना है, ऐसा तो है नहीं, है ना। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार बच्चे आए वो कहें भैया पेपर बहुत अच्छा गया आपकी वजह से, तो बहुत अच्छा लगता है यार, है ना। और आज जो कुछ कमेंट देखने मिले, कुछ कमेंट से अच्छा भी लगा कि भैया मतलब अच्छा पेपर गया। कुछ बच्चे कह रहे भैया आपके पेपर से हेल्प मिली। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि जिसने पहले से पढ़ाई करी हो और उस पेपर से हेल्प मिली हो, वो चीज़ रियल है। अब ऐसा नहीं है कि यार साल भर हमें कुछ नहीं पढ़ना, एंड में पेपर आए बस वही चमत्कार कर दे, वही कोई आए यूट्यूब पर डाल दे और हम लोग पूरे नंबर लाएं। तो बच्चा ऐसा तो होने नहीं वाला यार, देखो, है ना। इसको कंफर्म कर लो। ये बात तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगेगी, है ना, लेकिन ये रियलिटी है। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक पेपर भी कोई मदद नहीं करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट है क्रियात्मक समवेतता को समझाइए और गारंटी ले लो फाइनल में अगर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, इसके बाद अगर मैंने वीडियोस बना दी और फाइनल में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हें पेपर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। लिख के ले लो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी पिछले साल एक अर्पित करके लड़का था, उसकी कितनी रैंक आई थी, ऑल ओवर एमपी में उसकी रैंक आई थी, ठीक है। 8th या 9th कुछ उसकी रैंक थी, है ना, 10th क्लास का था वो, है ना। तो यही चीज़ होती है। और मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे क्लास 11th के हैं, क्लास 11th के मेरे जो पढ़ाए हुए एक मॉडल स्कूल है, वहाँ से मेरे स्टूडेंट्स करीब 8 स्टूडेंट थे, 8 की 8 रैंक उन्हीं की थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ वही आए थे, है ना। और ऐसा तो है नहीं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि पैसे लेता हूँ। मेरे पास जो भी ऑफलाइन आ जाता है पढ़ने के लिए, जिस दिन जब आना हो, रात को अगर डाउट है तो भाई रात को आ जाओ पेपरों के टाइम, मैं बताऊँगा, मैं तैयार हूँ, है ना। तब अच्छा लगता है यार जब बच्चे भी मेहनत करें, अपन भी मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग से पेपर पर डिपेंड हो जाओ, वो आप लोगों को ही पता है कि ये कितनी हार्श रियलिटी है ना। अभी पेपर काम दे देंगे, है ना, जब आगे जाओगे 12th पार करोगे तब क्या होगा। तो वो चीज़ों के लिए तैयार रहो, ठीक है। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो समान लक्षण समूह या क्रियात्मक समूह वाले सदस्यों बढ़ते हुए अणुभार के क्रम से या घटते हुए अणुभार के क्रम से बनाई गई श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। फिर सजातीय श्रेणी की विशेषताएं ये याद कर लेना, ये सेट बी में आ रहा है, ठीक है। प्रेरणिक के अभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो ये आ रहा है। और फिर लुईस अम्ल एवं लुईस क्षारक के उदाहरण शायद बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये 4 नंबर का सेट बी के थर्ड पेपर में बिल्कुल कंफर्म कर लो याद, ठीक है। लुईस अम्ल और लुईस क्षारक के उदाहरण शायद समझाना है ना। 16वां वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये तो तुम कंफर्म कर ही लो। ये तुम्हारा 2 नंबर में, एक इसका 4 नंबर में आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, चाहे तुम 11th में हो चाहे 12th में हो। इसका सचित्र चित्र भी आ सकता है वर्णन करने के लिए, लेकिन वो तुम्हारा आएगा वार्षिक में, जिसमें तुम्हें एक रॉड दी जाएगी, ठीक है। उसमें तुम्हारी नली का वहाँ से कैसे क्या होता है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है, उसमें एक छड़ होता है ना। एक एटीएम को क्या बोलते हैं, है ना, वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। दाब जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु लवक का विलयन से अब डुबाया जाता है तो धातु की सतह में एक विभव, देखो ऐसा होता है कि यहाँ साइड, सॉरी, यहाँ एक कैसा बनता है इसका डायग्राम, ऐसे फिर इसमें जो क्षार ऐसी एक लेयर लगी रहती है जिससे ऐसे छनते हुए पानी आता है, जिसे अपन लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम वाला, यहाँ पर बनाते नहीं बनेगा कॉपी में किसी दिन, ठीक है। चलो तो इस पेपर को भी कंफर्म कर लो, एंड मेरी वजह से तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आई हूँ, है ना, उसके लिए रियली सॉरी। और जितने बार तुम्हें भैया से सॉरी हाथ पकड़ रहा हूँ, देखो ऐसे आवाज़ आ रही है ना, हाथ पकड़ के सॉरी मांग रहा हूँ, तो बाकी माफ़ कर देना, ठीक है। जिन बच्चों का पेपर नहीं आया, सॉरी यार, दिल से सॉरी।